पिछले वीडियो में हमने मानव या जंतुओं के पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट और वसा का डिटेल में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट और वसा से किस प्रकार से ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये ऊर्जा क्या होती है, कहाँ पर उत्पन्न होती है, ये सारे कंसेप्ट हम डिटेल में समझेंगे। और ये ऊर्जा के जो भी कंसेप्ट हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर मैं 2-3 कंसेप्ट दूंगा और उनसे आपके एक साथ सैकड़ों प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो के लास्ट में कार्बोहाइड्रेट, वसा और ऊर्जा के बेस्ड कुछ क्वेश्चन का टेस्ट भी लगाया है, तो उसे भी हम लास्ट में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए पहला कंसेप्ट देखते हैं और उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है ऊर्जा। तो सबसे फर्स्ट, ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब जीवों में जो विभिन्न गतिविधियां हो रही है, चलना फिरना, उठना बैठना, इसके अलावा और कई सारे मैकेनिज़्म, तो इन सब मैकेनिज़्म को कंप्लीट करने के लिए जो कैपेसिटी या क्षमता चाहिए उसे ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है? अब जब भी जीवों में यानी जंतु और प्राणियों में ऊर्जा शब्द कहीं पर आए तो इसका सीधा सा अर्थ होता है ATP। क्या होता है? ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक ऐसा एडिनोसिन जिसके साथ ट्राई मतलब 3 फास्फेट अणु जुड़े हुए हैं, उसे कहते हैं ATP। और इसी ATP को जीवों के संबंध में एनर्जी कॉइन यानी ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। क्यों कहेंगे ऊर्जा का सिक्का? क्योंकि इससे ऊर्जा मिलती है। दूसरी बात कि ये ATP बनता किससे है? तो ये ATP बनता है ADP के साथ फास्फेट के जुड़ने से। ADP मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जैसे पहले एडिनोसिन के साथ 3 फास्फेट जुड़े हुए थे और ATP बना यानी ट्राइफॉस्फेट था। अब इस एडिनोसिन के साथ में 2 फास्फेट जुड़े हुए हैं, ADP मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब इस ADP के साथ एक फास्फेट और जुड़ जाए, यानी डाइफॉस्फेट तो है ही, प्लस एक फास्फेट और जुड़ गया, तो ये हो गया ATP। इस तरीके से ADP के साथ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एक और फास्फेट अणु जुड़ने से ATP का निर्माण होता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि रसायन विज्ञान में कोई भी चीज़ किसी से भी ऐसे नहीं जुड़ सकती। उसको जुड़ने के लिए यानी यहाँ फास्फेट को ADP के साथ जुड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए। और ये ऊर्जा जो होती है वो हमने भोजन के रूप में जो ग्लूकोज लिया प्लस श्वसन में जो ऑक्सीजन ली, इन दोनों के आपस में अभिक्रिया से प्राप्त होती है। यानी हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनेगी वो किससे बनेगी? ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन की आपस में अभिक्रिया से। वैसे तो हम ये बात पहले से ही जानते हैं कि हमें ग्लूकोज अर्थात भोजन से ऊर्जा मिलती है, लेकिन आज ये बात भी क्लियर हो गई कि जो ऑक्सीजन हम श्वसन क्रिया में लेते हैं वो हमारे शरीर में जाकर क्या काम करती है। तो पता चल गया कि ये भी ऊर्जा बनाने में प्रयुक्त होती है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती तो फिर ग्लूकोज और ऑक्सीजन की भी कोई उपयोगिता नहीं रहती। दरअसल ये दोनों चीज़, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ऊर्जा बनाने में प्रयुक्त होते हैं। क्लियर? और ये ऊर्जा फिर क्या बनाती है? ADP के साथ फास्फेट को जोड़ती है और ATP बनाती है। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में जो जुड़ते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो चूँकि हम जानते हैं कि जब भी किसी अणु के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है? ग्लूकोज के साथ, इसलिए ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहलाएगा। और हम जानते हैं कि ग्लूकोज को भोजन भी कहते हैं, इसलिए इसे हम भोजन का ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं। इस प्रकार ऊर्जा ग्लूकोज के ऑक्सीकरण या भोजन के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। अगली बात,
ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण या भोजन का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, शरीर के कौन से भाग में होता है? तो इसका उत्तर है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण शरीर की प्रत्येक कोशिका में होता है। आपकी बॉडी की जितनी भी सेल हैं उन सभी सेलों में ये वाली प्रक्रिया होती है। अर्थात ये जो ग्लूकोज हमने भोजन में खाया और जो हमने श्वास में ऑक्सीजन ली, ये आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक जाएगी और उन कोशिका में जाने के बाद वहाँ जाकर के ये दोनों आपस में मिलेंगे। तो प्रत्येक कोशिका तक ग्लूकोज को आंतों से कौन ले गया और फेफड़ों से ऑक्सीजन को कौन ले गया? रक्त। तो ये रक्त का कार्य हो गया। रक्त क्या काम करता है? फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ले जाना और आंत्र यानी कि इंटेस्टाइन से ग्लूकोज को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ले जाना। फिर वहाँ पर यानी कोशिकाओं में जाकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं और उससे ऊर्जा बनती है। ठीक है। नेक्स्ट बात, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के जुड़ने की अभिक्रिया हमने देखा कि शरीर की प्रत्येक कोशिका में होती है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये जो कोशिका होती है उसके अंदर भी तो कई सारी संरचना होती है। तो कोशिका में कहाँ पर ये वाली अभिक्रिया होगी? तो इस अभिक्रिया में कई सारे चरण होते हैं और उसका जो पहला चरण है जिसे ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, वो कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। और बाकी के जो शेष चरण हैं जिन्हें हम क्रेब्स चक्र और ऑक्सीकरी फास्फोरिलीकरण कहते हैं, ये चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। अर्थात ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जुड़ने की जो अभिक्रिया है, भोजन के ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया का पहला चरण ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होगा और बाकी के चरण जो हैं क्रेब्स चक्र और ऑक्सीकरी फास्फोरिलीकरण वो माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। तो फाइनली ऊर्जा कहाँ बन रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी कहाँ बन रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये कोशिका में पाया जाने वाला एक कोशिकांग है। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनेगी तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कह सकते हैं? कोशिका का शक्तिग्रह, क्योंकि जहाँ पर भी ऊर्जा बनती है उसी संरचना को हम शक्तिग्रह या पावर हाउस कहते हैं। तो इस तरीके से हमने ये भी समझा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा अर्थात एटीपी का निर्माण होता है। तो इस तरीके से ये हमारा पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम कंसेप्ट नंबर 2 देखते हैं। इस कंसेप्ट में मैंने कुछ छोटे छोटे फैक्ट बना रखे हैं। बहुत सरल तरीके से मैंने एनर्जी से रिलेटेड सारी बातें बताई है, आप इनको अच्छी तरह से समझें। फैक्ट नंबर 1 कि निम्न में से किस से ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी हमें ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। अभी तक हमने देखा था कि ऊर्जा प्रदायक कार्बोहाइड्रेट और वसा है, हमें तो ऊर्जा इन दोनों से मिलती है। लेकिन आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि ऊर्जा किस से मिलती है, तो आपको बताना कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों से। समझ में आ रहा है? ऊर्जा हमें किस से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों से मिलती है। तो फिर प्रोटीन को हम ऊर्जा प्रदायक की श्रेणी में क्यों नहीं गिन रहे? इसलिए नहीं गिना क्योंकि प्रोटीन का मेन काम ऊर्जा बनाना नहीं है। प्रोटीन का मेन काम है शरीर निर्माण करना। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन ऊर्जा प्रदान कर सकता है, लेकिन उसका मेन काम है शरीर निर्माण करना। इसलिए अगर परीक्षा में आ जाए कि क्या प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है, तो उत्तर होगा हाँ। क्या प्रोटीन से ऊर्जा बनाना मेन काम है, तो उत्तर होगा नहीं, मेन काम उसका शरीर निर्माण करना है। चलिए, तो ये हो गया हमारा फैक्ट फर्स्ट। अब फैक्ट नंबर 2, ऊर्जा प्राप्ति की दृष्टि से भोजन अवयवों की प्राथमिकता का सही क्रम क्या है। यानी जो भी हमने अभी देखा कि हमें ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों से मिलती है, तो इनमें से पहले हमें किस से ऊर्जा मिलेगी? यानी कार्बोहाइड्रेट पहले ऊर्जा देगा या वसा देगी या प्रोटीन? प्राथमिकता का क्रम क्या है? तो अच्छी तरह इस बात को भी समझ लो कि हमें सबसे पहले ऊर्जा जो भी हमने अनाज खाया उस अनाज यानी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, इसलिए हमको रोज़ अनाज की ज़रूरत होती है। फिर अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं हो तो ऊर्जा मिलेगी वसा से, और अगर वसा भी नहीं हो तो फिर ऊर्जा मिलेगी प्रोटीन से। ये प्राथमिकता का क्रम है। ये कई बार आ चुका है परीक्षा में प्रश्न, बहुत सरल है और बहुत अच्छा भी है। सबसे पहले हमें ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी, अगर हमने अनाज नहीं खाया यानी कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो फिर वसा से मिलेगी, और वसा भी नहीं है तो फिर ऊर्जा हमें प्रोटीन से मिलेगी। क्लियर? अब इसमें भी कुछ छोटी मोटी
उलझने हैं जिनको मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, उसको भी आप बड़ी अच्छी तरह से समझें, क्योंकि वो प्रश्न भी परीक्षा में आ चुके हैं। ऐसा होता है कि जैसे आज दोपहर को आपको 2 रोटी की भूख थी और आपने 4 रोटी खा ली। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने 2 रोटी का ग्लूकोज एक्स्ट्रा हो गया आपकी बॉडी में, क्योंकि 2 रोटी का ग्लूकोज तो आपको चाहिए था और 2 रोटी का ग्लूकोज आपकी बॉडी में अतिरिक्त है। अब ये अतिरिक्त ग्लूकोज मैंने पहले बताया था कि अतिरिक्त ग्लूकोज जो है वो अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन इंसुलिन की प्रेरणा से ग्लाइकोजन में बदल जाता है, और ये ग्लाइकोजन हमारे जंतुओं का या मानव का संग्रहित भोजन है, संरक्षित भोजन है, जो कि लीवर और मांसपेशियों में जाकर के जमा हो जाता है। क्लियर हुई बात कि आज दोपहर को आपको 2 रोटी की भूख थी और आपने 4 रोटी खा ली, तो 2 रोटी का ग्लूकोज अतिरिक्त हो गया। ये अतिरिक्त ग्लूकोज इंसुलिन हार्मोन के द्वारा ग्लाइकोजन में बदल जाएगा, और ये ग्लाइकोजन हमारे बैंक में जैसे पूंजी जमा होती है ना, वैसे ये डिपॉजिट के रूप में लीवर में जाकर के जमा हो जाएगा। अब कल्पना करें आपको शाम को खाना नहीं मिला और दूसरे दिन दोपहर तक भी खाना नहीं मिला, तो फिर ये ग्लाइकोजन वापस टूटेगा और टूट करके ग्लूकोज बनाएगा, और उस ग्लूकोज से फिर ऊर्जा, जैसे हमने पहले वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ी थी, उस तरीके से ऊर्जा हमें मिलती रहेगी। तो ये ग्लाइकोजन हमारे लिए एक डिपॉजिट है। जैसे अभी हमारे पास पैसे नहीं है तो हम बैंक में से निकालेंगे, वैसे ही ये ग्लूकोज अगर हमारी बॉडी में नहीं होगा, यानी हम खाना नहीं खाएं शाम को और दूसरे दिन दोपहर तक का भी खाना नहीं खाएंगे, तो हमारे पास में ग्लूकोज नहीं होगा, क्योंकि हमने खाना खाया नहीं है। अब हमें ग्लूकोज की ज़रूरत है, क्योंकि ऊर्जा की ज़रूरत तो हमेशा बनी रहती है, तो ऊर्जा के लिए हमें ग्लूकोज चाहिए, और ग्लूकोज है नहीं, तो फिर वो ग्लाइकोजन जो हमने जमा कर रखा था यकृत में, लीवर में, वो ग्लाइकोजन टूटेगा ग्लूकागोन हार्मोन की प्रेरणा में, और फिर वापस ग्लूकोज बनेगा, और उस ग्लूकोज से ऊर्जा बनती रहेगी। अब अगर फिर दूसरे दिन शाम तक भी खाना नहीं खाया और तीसरे दिन दोपहर तक भी खाना नहीं खाया, किसी वजह से आपको खाना नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, 3 दिन हो गए, अब ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया, ग्लूकोज तो खा नहीं रहे हो, कार्बोहाइड्रेट तो यानी अनाज तो आप खा नहीं रहे हो, ग्लाइकोजन जो आपने जमा कर रखा था लीवर में वो भी खत्म हो गया। अब ऊर्जा किससे बनेगी? अब ऊर्जा बनेगी वसा से। वही तो बता रहा हूँ मैं कि सबसे पहले हमें ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा फिर किससे मिलेगी? वसा से। यानी ग्लाइकोजन और ग्लूकोज दोनों कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। वसा मतलब आपके शरीर की जो चर्बी है, वो चर्बी जो है वो गलेगी, और गलने से फिर ग्लूकोज बनेगा, और उस ग्लूकोज से ऊर्जा बनेगी। क्लियर है? आपने देखा होगा कोई व्यक्ति व्रत करता है तो उस पूरे एक तरीके से निस्तेज हो जाता है, उसके शरीर की जितनी भी ऊपर से चर्बी जमा होती है वो धीरे धीरे गल जाती है। क्यों गल जाती है? क्योंकि वो वसा या जो चर्बी है वो गल करके ग्लूकोज बना करके ऊर्जा बनाने में प्रयुक्त हो जाती है। अब आपने लंबे व्रत किए हैं, नवरात्र के या पर्युषण के लंबे व्रत कर रहे हो, और आपने 5 दिन 6 दिन तक भोजन नहीं लिया, आपका पूरे शरीर की सारी वसा भी गल चुकी है, यानी आपकी सारी चर्बी भी गल करके ऊर्जा बना चुकी है, ख़त्म हो गई। अब आपके शरीर में ऊर्जा की ज़रूरत है, तब क्या होगा? तब प्रोटीन काम में आएगा, ठीक है। अब जब 4-5 दिन तक आप भोजन नहीं लोगे, जब आपके कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो जाएगी, जब आपकी वसा ख़त्म हो जाएगी, तब जा कर के आपके शरीर की जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन यानी कि मांसपेशियाँ ये गलने लगेगी, और वो प्रोटीन गल करके फिर ग्लूकोज बनाएगा, और उस ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलेगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि ऊर्जा जो है वो हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों से मिलती है, लेकिन सबसे पहले ऊर्जा हमें मिलेगी कार्बोहाइड्रेट से, अगर वो नहीं हो तो फिर वसा से, और वो नहीं हो तो फिर प्रोटीन से। तो ये हो गया हमारा फैक्ट नंबर 2। चलिए फैक्ट नंबर 3 देखते हैं। ऊर्जा प्राप्ति की दृष्टि में सबसे समृद्ध भोजन अवयव कौन सा है? अभी हमने देखा 3 भोजन अवयव से हमें ऊर्जा मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से, लेकिन इन तीनों में से हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिल रही है? यानी तीनों को हमने 1-1 ग्राम खाया, और तीनों से अगर हमें ऊर्जा चाहिए तो तीनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा ऊर्जा देगा? तो देखो, सबसे ज़्यादा ऊर्जा यानी कि ऊर्जा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा रिच या सबसे ज़्यादा समृद्ध होता है वसा। वसा के 1 ग्राम अणु से, 1 ग्राम मात्रा से हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी और प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी। क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई कि हमें ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और प्रोटीन तीनों से मिलती है। ठीक, ये बात भी क्लियर हो गई कि हमें सबसे पहले ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से, फिर वसा से, फिर प्रोटीन से मिलती है। अब ये तीसरी बात है कि हमें इन तीनों में से ऊर्जा सबसे ज़्यादा किससे मिलती है? प्रति ग्राम कौन सबसे ज़्यादा ऊर्जा बनाता है? तो वसा। वसा से 9 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी और प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 4। आपको ये बात क्लियर होगी कि वसा सबसे ज़्यादा ऊर्जा देती है। अब फैक्ट नंबर 4 देखते हैं कि सर्दी के दिनों में जो खुराक की जाती है, उस खुराक में
घी के ही लड्डू क्यों बनाए जाते हैं, यानी घी ज़्यादा क्यों खाया जाता है। तो इस बात को हम इस तरीके से समझेंगे कि घी में क्या होता है, वसा, ठीक है। और हमने देखा कि वसा सबसे ज़्यादा ऊर्जा देती है, इसलिए हम सर्दी के दिनों में घी के लड्डू बनाते हैं, क्योंकि सर्दी के दिनों में हमें ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ठंड पड़ती है और ठंड से बचने के लिए ऊष्मा चाहिए, और उस ऊष्मा को बनाने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो उस ऊर्जा के लिए हमें, यानी ठंड से बचने के लिए हमें, ऊष्मा के लिए हमें जो ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा हमें किससे सबसे ज़्यादा मिलेगी, वसा से। और वसा किस में होती है, घी में, इसलिए हम घी की खुराक या घी के लड्डू बनाते हैं। अब हम देखते हैं कंसेप्ट नंबर 3, तीसरा। निश्चित रूप से ये बातें आपके लिए थोड़ी सी जटिल और उलझन भरी होगी, लेकिन इस वीडियो को अगर आप 1-2 बार रिवाइज करके देख लोगे और ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि किसी न किसी परीक्षा में आपको ये 1 या 2 प्रश्न अवश्य मिलेंगे और आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। बहुत सरल तरीके से बता रखा है, आप इसको थोड़ा सा गंभीरता के साथ और धैर्य के साथ सुने और समझें। तो कंसेप्ट नंबर 3, ये जो ऊर्जा है अभी हमने देखा किससे मिलती है हमें, तो भोजन से मिलती है, ठीक है। और भोजन किससे मिलता है हमें, तो भोजन जो कुछ भी हम खाएंगे, क्या खाएंगे, या तो कोई पौधा खाएंगे यानी अनाज, फल, फ्रूट, सब्जी, या फिर कोई जंतु, मांस, अंडे, दूध, इनमें से किसी से मिलेगी भोजन हमें मिलेगा। क्लियर है, ओके। तो ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है और भोजन हमें जंतुओं और पौधों से मिलता है। अच्छा, किसी ने मांस खाया यानी खरगोश खाया, तो खरगोश ने किसको खाया, घास को। तो इस प्रकार से फाइनली ऊर्जा का स्रोत कौन है, पौधे, क्योंकि पौधे स्वपोषी हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और जंतु जो है वो परपोषी है, वो अपना भोजन किसी और से प्राप्त करते हैं। अब पौधों ने जो अपना भोजन खुद बनाया, कौन सी प्रक्रिया से बनाया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो इस तरीके से फाइनली ऊर्जा हमें किससे मिल रही है, सूर्य के प्रकाश से। इसलिए हम इस पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत या अल्टीमेट स्रोत किसको बोलते हैं, सूर्य के प्रकाश को। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को पौधों ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन के रूप में कन्वर्ट किया, और उस भोजन को छोटे जंतुओं ने खाया, और छोटे जंतुओं को बड़े जंतुओं ने खाया, और बड़े जंतुओं से हमारे में आई, या कभी कभी हम सीधे पौधे को खा लेते हैं। तो इस प्रकार से इस पूरी पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। सूर्य से ऊर्जा पौधों में गई, पौधों से जंतुओं में गई, और इसे हम खाद्य श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऊर्जा के संबंध में जितने भी कंसेप्ट थे, शायद ही ऐसा कोई वीडियो होगा यूट्यूब पर जिसमें इतने सारे सभी कंसेप्ट को एक साथ क्लियर किया गया हो। चलिए, तो अब हम कार्बोहाइड्रेट, वसा और ऊर्जा के संबंधित प्रमुख प्रश्न जो कि पहले की परीक्षा में आ चुके हैं का एक टेस्ट लगाते हैं, और अब इस टेस्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है। तो हम जानते हैं कि ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से, वसा से और प्रोटीन से प्राप्त होती है, और हमने पढ़ा है कि सबसे पहले हमें ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी, जब कार्बोहाइड्रेट नहीं हो तो फिर वसा से मिलेगी, और वो भी नहीं हो तो प्रोटीन से मिलेगी। इस प्रकार ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न सेकंड, निम्न में से ऊर्जा प्रदायक पोषक पदार्थ है। तो हमने पढ़ा है कि ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से, वसा से और प्रोटीन तीनों से मिलती है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो गया उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से ऊर्जा का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है, यानी ये जो 4 दे रखे हैं ऑप्शन, इनमें से सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें किससे मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है, 4 किलो कैलोरी। वसा से कितनी मिलती है, 9 किलो कैलोरी। और विटामिन से कितनी मिलती है, 4 किलो कैलोरी। और प्रोटीन से कितनी मिलती है, 4 किलो कैलोरी। और विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। इस प्रकार सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें किससे मिलती है, वसा से। इसलिए ऊर्जा का सबसे समृद्ध स्रोत हो गया वसा, ठीक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, यानी आप तत्काल ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हो। तो वैसे भी ऊर्जा हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, पचने के बाद क्या बनता है, ग्लूकोज। तो ऊर्जा हमें किससे मिलती है, ग्लूकोज से। इसलिए तत्काल ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होगी, ग्लूकोज से। नेक्स्ट, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह कहाँ होता है। तो ये कंसेप्ट हमने समझा था
कि जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा रोटी जो आपने खा ली है, तो उसका जो अतिरिक्त ग्लूकोज होगा वो इंसुलिन हार्मोन के प्रभाव में ग्लाइकोजन में बदल जाता है, और ये ग्लाइकोजन कहाँ जा कर के जमा हो जाता है? यकृत में। ठीक है, तो इस प्रकार से मानव का जो रिजर्व फूड है, संग्रहित भोजन, वो कौन होगा? ग्लाइकोजन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी शर्करा शहद का प्रमुख घटक है? शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ग्लाइकोजन, लैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो उत्तर है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज शहद में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से फल शर्करा कौन सी है? ये भी हमने पढ़ रखा है। जितने भी फल पाए जाते हैं उनमें जो शर्करा पाई जाती है, फल का जो मिठास होता है, वो किसकी वजह से होता है? फ्रक्टोज की वजह से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया फ्रक्टोज। नेक्स्ट, मानव में संग्रहित भोजन ग्लाइकोजन कहाँ संग्रहित रहता है? ये हमने पढ़ रखा है। यकृत में, वृक्क में, मांसपेशियों में, या इन दोनों में? तो अभी तक हम जानते थे यकृत में, और एक जगह मैंने बताया भी था यकृत और मांसपेशियों दोनों में, यानी मेनली तो यकृत में संग्रहित रहता है, इसके अलावा मांसपेशियों में। उत्तर क्या होगा? यकृत और मांसपेशियां दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प कौन सा है? तो लैक्टोज किससे मिलके बनता है? लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज इन दोनों से मिलके बनता है, सही बात है। माल्टोज ये भी एक डाइसैकेराइड है, और ये किससे मिलके बनता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज, वेरी गुड, सही है। सुक्रोज ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, यानी लैक्टोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज से, माल्टोज ग्लूकोज से, और सुक्रोज फ्रक्टोज और ग्लूकोज से। इस प्रकार ये तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो हमने पढ़ा था कि एक मोनोसेकेराइड होती है पेंटोज। पेंटोज शर्करा जो होती है वो किस में पाई जाती है? राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में। और राइबोज और डीऑक्सीराइबोज किस में पाए जाते हैं? आरएनए और डीएनए में। और आरएनए और डीएनए को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। इस प्रकार न्यूक्लिक अम्ल में कौन सी शर्करा होगी? पेंटोज शर्करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में अतिरिक्त ग्लूकोज को संग्रहित भोजन ग्लाइकोजन में बदलने वाले हार्मोन का नाम बताइए। कौन से हार्मोन के होता है ये? इंसुलिन हार्मोन। कहाँ से निकलता है ये? अग्नाशय से। पढ़ रखा है इसलिए फटाफट सीधा ही बता रहा हूँ। अगला प्रश्न, ये बहुत उपयोगी है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हम अच्छी तरह जानते हैं इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह। लेकिन मधुमेह रोग को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? जो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, तो डायबिटीज़ कहते हैं, इतना जानते हैं। लेकिन कौन सी डायबिटीज़? डायबिटीज़ मेलेटिस। ओके, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होगा? डायबिटीज़ मेलेटिस। दूसरी वाली जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ इंसिपिडिस। डायबिटीज़ इंसिपिडिस ये पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से निकलने वाले हार्मोन जिसका नाम है ADH, इसकी कमी से होता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी से होता है। ठीक है, मिक्सिडिमा थायरोक्सिन की कमी से होता है। होसिमाटा ये भी थायरोक्सिन की कमी से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वसा के संबंध में गलत कौन सा है? फर्स्ट, जल में विलय है वसा। क्या सही है गलत सोचिए। वसा को हम लिपिड की श्रेणी में वर्गीकृत करते हैं, और यह सबसे समृद्ध ऊर्जा प्रदायक स्रोत है या ऊर्जा प्रदायक पोषक पदार्थ है, और यह कोशिका झिल्ली का घटक है। तो आप देख रहे होंगे तीनों नीचे वाले ऑप्शन सही है। लिपिड, वसा को हम लिपिड की श्रेणी में कैटेगराइज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा वसा से मिलती है, यानी कि ऊर्जा का सबसे समृद्ध स्रोत वसा है, ये भी सही है। इसके बाद वसा जो होती है प्रोटीन के साथ में मिलकर के लाइपोप्रोटीन के रूप में कोशिका झिल्ली बनाती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर पहला गलत है, क्योंकि वसा जल में नहीं घुलती। घी और तेल जो होते हैं वो जल में विलय नहीं हैं, ये कार्बनिक विलायकों में विलय हैं, इसलिए ऑप्शन पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीरॉयड क्या है? स्टीरॉयड को हमने पढ़ा था, इससे कुछ हार्मोन बनते हैं जैसे लिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन वगैरह। तो ये स्टीरॉयड क्या है? कि ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, या वसा है? तो इसका उत्तर होगा वसा। स्टीरॉयड वसा है, हमने पढ़ भी रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों के संग्रहित भोजन को क्या कहते हैं? लैक्टोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च या माल्टोज? तो हम जानते हैं जंतुओं के संग्रहित भोजन को ग्लाइकोजन कहते हैं, और पादपों के संग्रहित भोजन को स्टार्च कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्च। इसके बाद पृथ्वी पर पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में कौन सी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है? सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च और माल्टोज? तो हम जानते हैं पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में सेल्यूलोज पाई जाती है। कौन सी शर्करा पाई जाती है? कौन सी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है? सेल्यूलोज। ठीक है, बाकी ग्लाइकोजन तो हम जानते हैं कि ये जंतुओं का संग्रहित भोजन है, स्टार्च पादपों का संग्रहित भोजन है, और माल्टोज अनाजों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी कार्बोहाइड्रेट कीटों के बाह्य कंकाल को बनाने में काम आती है? कीटों का जो बाह्य कंकाल होता है वो किसका बना होता है? तो ये भी हमने पढ़ रखा है, काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का। लैक्टोज ये दूध में होती है, ग्लाइकोजन जंतुओं का संग्रहित भोजन, स्टार्च पादपों का संग्रहित भोजन, और काइटिन ये कीटों का बाह्य कंकाल बनाती है। नेक्स्ट, कवक और पादप कोशिका भित्ति क्रमशः बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है और पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? क्रमशः बताना है। तो कवक की कोशिका भित्ति तो काइटिन की बनी होती है, और पादप की कोशिका भित्ति स्टार्च की बनी होती है। सही है? गलत। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन सही है, और पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। इनमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है, गलत हो गया ये प्रश्न। ठीक है, कवक कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की, और पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ओके, ये ध्यान रखना, इनमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है। स्टार्च को हटा दो, यहाँ सेल्यूलोज लगा दो, काइटिन तथा सेल्यूलोज। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से कार्बोहाइड्रेट को मानव नहीं पचा सकता है? तो सेल्यूलोज, ये घास में होता है, सूखी घास वगैरह में हमने पढ़ा है, और ये इसको पचाने के लिए जो आज से लाखों साल पहले वाला का जो मानव था उसमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता था, और आज भी होता है, लेकिन वो अवशेषण के रूप में होता है। कुल मिलाकर के उत्तर ये है सेल्यूलोज, जिसको मानव की पाचन तंत्र पचा नहीं पाता है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज, सेल्यूलोज, स्टार्च और माल्टोज। तो उत्तर होगा लैक्टोज। ठीक है। नेक्स्ट, अनाज निम्न में से कार्बोहाइड्रेट का स्रोत कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है? अनाज से बिल्कुल मिलता है, मीठे फलों से मिलता है, आलू और कंद से मिलता है, यानी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। निम्न में से वसा का स्रोत कौन सा है? घी से मिलता है, तेल से मिलता है, चर्बी से मिलता है, तो इसका उत्तर हो गया उपरोक्त सभी। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं? एनर्जी कॉइन कौन सा है? अभी पढ़ा हमने, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, NADP, ADP, FAD ये नहीं होते। ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का सिक्का, एनर्जी कॉइन किसको कहते हैं? ATP को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ATP का उत्पादन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी या केंद्रक। तो ATP का उत्पादन आज ही पढ़ा है हमने, ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण अभिक्रिया द्वारा होता है, और कहाँ पे होता है? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आप एक बार इसको और ज़्यादा सीरियसली देख लेंगे। डेट्स ऑल।